नए दिन के साथ नए रोमांच की शुरुआत होती है और आज का दिन सबसे ज़्यादा रोमांच भरा हुआ था। आज मैं चोला पास क्रॉस करने वाला था और चोला पास क्रॉस करके एक और ग्लेशियर नोत्सुंगपा ग्लेशियर क्रॉस करने वाला था। वो कहता है ना, कुछ दिन घटनाओं से भरी होती है और कुछ दिन दुर्घटनाओं से भरी होती है, और आज का मेरा दिन दुर्घटनाओं से भरा हुआ था। और इन दुर्घटनाओं के बारे में जानने के लिए बने रहिए। मैं इसकी पूरी कहानी आगे बताऊंगा और कैसे मैं गोक्योरी के पहाड़ के ऊपर पहुंचा और मुझे क्या मिला। मैं धीरे धीरे और हौले हौले जोंगला गांव से ऊपर चोला पास की तरफ चढ़ ही रहा था कि मुझे चोला ग्लेशियर दिखा। मैं पहली बार ऐसे कोई ग्लेशियर के ऊपर चल रहा था और बीच में एक पत्थर आया। मैं थोड़ा रास्ते से भटक गया और पत्थर के पीछे चला गया और मेरा पैर अंदर धंस गया। वो तो किस्मत थी कि ज्यादा अंदर धंसानी, नहीं तो नीचे पूरी एक गहरी नदी बह रही थी। ये आपको देखने में अक्सर आम लग रहा होगा, लेकिन ये जो नदी की धार होती है ये बर्फ को बहुत गहरी काटती है और यहीं से बर्फ टूट के सरकने लगता है। ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता था। मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं धीरे धीरे फाइनली चोला पास के ऊपर सबसे ऊंची पॉइंट, जो कि लगभग 5400 मीटर पे पहुंचा। मैं आजू बाजू देख रहा था मेरे पत्थर कहाँ पे है, पर सबसे पहले मैं तो यहाँ एक झंडा लगाया। बस ये प्रार्थना वाला झंडा। वैसे तो मैं घर में सजाने के लिए लिया था, पर यहाँ किसी ने तो भगवान कहो या गियती कहो या ये पहाड़ खुद कहो, इसने मुझे बचाया। यहाँ पे ये घातक हो सकता था। बस चोला पास के ऊपर बैठ के मैं गहरी सांसें लेके अपने नज़ारे देख रहा था। मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये मैं कर लिया। आज से लगभग 6 महीने पहले मेरी वज़न लगभग 100 किलो थी और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसी सफ़र पे आऊँगा और अकेले ऐसी जगहों से गुजरूँगा जो कि बहुत ही कम इंसान जाते हैं। बस यही सारे सोच लेके मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ता रहा। मुझे नोत्सुंगपा ग्लेशियर भी क्रॉस करना था आज, पर चलते चलते मुझे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। पास पहुंचा तो देखा ये तो हमारे टीम लुकला के मेंबर्स हैं। इनके साथ तो हमने बियर पी थी। दुनिया भी कितनी छोटी जगह है। इनसे हम लास्ट नामचे में मिले थे और वहाँ से हमारी सफ़र कट गई थी। ये दूसरी तरफ से घूम के आ रहे थे और हम दूसरी तरफ से जा रहे थे, पर देखो हम दोबारा मिले, 4 बातें करी, बताया कि कैसे क्या हुआ, सेल्फी ली और आगे बढ़ते रहे। कई बार ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, ना कोई जगह से लगाओ ना कोई लोगों से लगाओ, बस एक सफ़र होती है। नज़ारे देखते रहो, आगे बढ़ते रहो।
और बस मैं भी यही करता रहा, नज़ारे देखता रहा, आगे बढ़ता रहा। वैसे तो मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था, बट पिताजी ने मुझे कहा बेटे बनोगे तो तुम इंजीनियर ही। और मैं वैसे देखता हूँ तो उनकी काफ़ी अच्छी एडवाइस थी ये। वाइल्ड लाइफ और फोटोग्राफर बन जाता तो कुछ ऐसी तस्वीरें लेता, वाइल्ड लाइफ भी बोलती भैया कैमरा फेंक दो। तो इस घाटी से नीचे उतरने के बाद मेरे सामने था नोत्सुंगपा ग्लेशियर। देख के ही बड़ा डरावना सा जगह लग रहा था ये। अगर यति कहीं रहते होंगे तो यहीं रहते होंगे। मेरे सामने ये पिघले हुए पानी से एक तालाब बना हुआ था और सामने की मिट्टी आपस में खिसक रही थी। मैं फिर भी हिम्मत करके अंदर जा रहा था। लगभग 4:30 बज चुके थे। मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था लंच के लिए, और लंच के बाद बस ये क्रॉस करना था। लोग कहते हैं कि लंच टाइम पे क्या करो। आप अगर कमेंट्स में ये कहना चाहोगे तो 1:30 बजे मैं चोला पास पे था। वहाँ पे तो खाने को घास भी नहीं थी। यहाँ अंदर जाते हुए मुझे थोड़ी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, पर मैं फिर भी आगे बढ़ता रहा। मैं ढूंढ रहा था आसपास कि मेरा पत्थर मुझे दिखेगा या नहीं। पर थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि सूरज उगता है और सूरज ढलता भी है। से बेवकूफ़ों वाली बातें क्यों कर रहा हूँ ये अगर आप सोच रहे होगे, तो लगभग 40 मिनट में सूरज ढलने वाला था और यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होने वाला था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ये मोबाइल का फ्लैशलाइट था जिसकी भी बैटरी बस 19% थी। मैं लगभग आधे ग्लेशियर के अंदर जा चुका था। अब देख रहे होंगे कहीं यहाँ पे रास्ते दिख रहे थे, कहीं नहीं दिख रहे थे। मैं भटक गया था। अब मेरी फटे में आ रही थी। फटा जो है वो एक बहुत ही छोटा शब्द है। यहाँ पे ऐसा हुआ कि मैं आगे जा रहा था, मुझे दिखा नहीं रास्ता, बट मुझे एक परछाई सी दिखी, कोई इंसान सा लगा मुझे आगे क्या बोलते हैं, एक पत्थर के पीछे। तो मैं सोचा चलो यार कोई साथ में मिल जाए तो पार कर लेंगे, उसको रास्ता पता होगा। मैं वहाँ पे गया बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज। ऊपर जाके देखा वो तो बस एक परछाई थी, कोई इंसान नहीं था। मेरी और हालत बुरी होने लगी। इस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था या तो पीछे मुड़ जाऊं या आगे बढ़ते जाऊं। पीछे मुड़ूं तो मुझे रास्ता पता नहीं, आगे बढ़ूं तो भी मुझे रास्ता पता नहीं, क्या करूं मुझे पता नहीं। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि मैं सोऊंगा तो कहाँ सोऊंगा, कैसे सोऊंगा, क्या मेरी ये जैकेट मेरे ठंड को थाम लेगी, यहाँ पे कोई भेड़िया आया तो, क्या पता येती आ गया अगर यहीं पे। तो ऐसी 1000 सोच लिए। मैं बस यहीं पे था, बस सोच रहा था अब करूँ तो क्या करूँ। यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी डरावना हो गया था। अंधेरा हुआ नहीं था अभी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने कुछ चीज़ें हिल रही है। कई बार मुझे कुत्ते दिखाई देते, अक्सर यहाँ पे कुत्ते दिखाई दे रहे थे मुझे। मैंने कुछ देर बाद रियलाइज़ किया कि मैं शायद हेलुसिनेट कर रहा हूँ। शायद ऑक्सीजन की कमी थी, शायद मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, पर ये जो फीलिंग थी वो सही नहीं थी। पर हुआ ऐसा, मैं आगे चलता रहा ये सोच के कि चलो जब तक अंधेरा नहीं होता वो सामने जो पहाड़ है मैं वो पहाड़ की तरफ चलता रहूँगा। अपना मनोबल बढ़ाया और चलता रहा तो मुझे एक इंसान दिखा। इस बार वो परछाई नहीं था,
एक इंसान था, ना कोई उसके पास बसता था ना कुछ, बस ऐसे ही वो हौले हौले मौज में चल रहा था। वो टूरिस्ट नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब कितना दूर है अगला गांव गोक्यो? वो कहता है ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 25 मिनट है पैदल। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और सोचा कि चलो भाई 25 मिनट, अंधेरा होते होते 15 मिनट है, मुझे 10 मिनट बस इधर उधर चलना पड़ेगा अंधेरे में। फिर मैंने सोचा कि इन भाई साहब से बोलूं कि आप मुझे दूसरे गांव पहुंचा सकते हो क्या? तो मैंने ये बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं तो ये नहीं कर सकता, बट आगे जाओ, आगे 4 लोग जा रहे हैं, थोड़ा तेज चलोगे तो वो 4 लोगों के साथ मिल लोगे तुम। तो मैंने वही किया, उसने मुझे होप दिया और आगे गया और वो 4 लोग मिले और उनके साथ कोई गाइड था। मैं उस गाइड के साथ चलता रहा और मैं पहुंचा पहाड़ को क्रॉस करके गोक्यो। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया नज़ारा था। मेरी चमड़ी उधड़ गई थी, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। मेरे पहले दिन का तस्वीर देखे और आज का तस्वीर देखे, आपको फ़र्क पता चलेगा। एक नए दिन और एक नई शुरुआत। आज फिर निकल पड़ा था मैं अपने पत्थर की तलाश में। आज मैं चढ़ रहा था गोक्योरी के पर्वत पर और चारों तरफ देख रहा था कि आज तो पत्थर मिल जाए, और मुझे पत्थर दिखा। इसकी शेप बिल्कुल ही अजीब सी थी, कैसी थी बताऊंगा नहीं, आप खुद ही जान जाइए। ये थोड़ा एडल्ट चैनल नहीं है, पर मुझे बाबा जी की कई भी बात याद आ रही थी। उन्होंने कहा था कि ये पत्थर देख के तुम्हें खुद की याद आएगी, तुम्हें खुद की परछाई दिखेगी। अरे बाबा जी, इतना बात को क्यों घुमाते हो? आप सीधा सीधा ही बोल लेते ना कि बेटे तुम इंसान नहीं पत्थर हो, या पत्थर जिस शेप का था वो हो। इस चैनल को थोड़ा मैं एडल्ट चैनल नहीं बनाना चाहता, पर मैं हाफते हाफते पहुंचा गोक्योरी के टॉप पर। ये लगभग 5357 मीटर पे थी, और यहाँ के नज़ारे, इन नज़ारों को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी भी कठिनाइयों से गुजरा मैं, वो बिल्कुल ही जायज़ था। ये नज़ारे मुझे रोज़ देखने मिलते तो मैं रोज़ इस पर्वत के ऊपर आता, थका हारा पर बहुत ही सेटिस्फाइड कहते हैं ना जो इंग्लिश में। और मेरे सामने थी नोत्जुंगपा ग्लेशियर। बस गहरी गहरी सांसें लेके मैं लेट गया इस पहाड़ के ऊपर, और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। मौका मिले कभी ज़िंदगी में तो आइएगा ज़रूर इस जगह पे, गोक्योरी। यहाँ बगल के 5 झील और बीच में नेपाल का सबसे लंबा ग्लेशियर नोत्जुंगपा ग्लेशियर। और बस यहीं से नीचे जाते हुए मैंने कहानी बताना शुरू किया था।
वैसे तो गोक्योरी 5 तालाबों का एक क्षण है और हम लोगों ने देखा चौथा तालाब, उसके ऊपर 5वां तालाब था और 3 तालाब ये अभी मैं क्रॉस कर रहा था जैसे ही मैं गोक्योरी से नीचे की तरफ जा रहा था। सबसे बड़ा चौथा तालाब था जिसके पास में गोक्योरी पर्वत है और हमने ऊपर चढ़ के वहाँ के नज़ारे देखे। वो वैसे तो दूधकोसी नदी की शुरुआत इन्हीं तालाबों से होती है, पर बगल में नोत्सुंगपा ग्लेशियर से भी पानी आके दूधकोसी में मिलता है और ग्लेशियर से जो पानी आता है वो मिट्टी के कारण दूध सा सफ़ेद होता है। इस कारण से इस नदी को दूधकोसी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से 2 अलग अलग रंग के पानी आ रही है। राइट साइड में एकदम दूध सा सफ़ेद पानी और बीच में मुझे ऐसा कुछ अजीब सा दिखा। मुझे लगा कोई इंसान डूब रहा है क्या, कोई औरत डूब रही है क्या। बाद में देखा ये तो पत्थर है। कहीं बाबा जी इस पत्थर की बात तो नहीं कर रहे थे। पर ये जगह पार करने के बाद मैं थोड़ी गहरी सांसें ले पा रहा था क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी अच्छा था और बस फुल स्पीड में मैं चला नीचे। मुझे पहुँचना था नामचे। मेरे टारगेट में था आज कि नामचे पहुँचूँ, पर ये थोड़ा मुश्किल था। ये लगभग 19-20 किलोमीटर का सफ़र था और 19-20 किलोमीटर एक दिन में तय करना बहुत ही मुश्किल है। भले से मैं नीची ढलान पे आगे फुल स्पीड में चले जा रहा था और 19-20 किलोमीटर के ऊपर मैंने आज गोक्योरी भी पहुंचा था और वो नीचे आया था उस पहाड़ से। तो मैं फुल मोटिवेशन के साथ आगे बढ़े जा रहा था। मेरे दिमाग में बार बार वो कहानी आ रही थी। कहीं मैं रुक रहा था, नज़ारे देख रहा था और कहीं मैं फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा था। और जो कहानी मेरे दिमाग में आ रही थी वो थी खरगोश और कछुए की। आपने तो सुनी होगी कि कछुआ और खरगोश रेस करते हैं और इस रेस के दौरान कछुआ धीमे धीमे आगे बढ़ते रहता है पर खरगोश बहुत तेज आगे बढ़ के थक के सो जाता है और अंत में रिजल्ट ये निकलता है कि कछुआ रेस जीत जाता है। तो मैं ये सोच रहा था मैं कछुआ बनूं या खरगोश बनूं। इस समय तो मुझे खरगोश बनने में मज़ा आ रहा था। ये तो कहानी की पार्ट 1 थी, पर इस कहानी में एक पार्ट 2 और पार्ट 3 भी है और अक्सर लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं कहते। तो इस कछुए और खरगोश की कहानी की पार्ट 2 ऐसी होती है कि कछुआ और खरगोश दोबारा रेस लगाते हैं। कछुआ जीत चुका होता है बट फिर भी खरगोश के साथ वो दोबारा रेस लगाता है। बोलता है चलो ठीक है, दूसरी बार मैं जीत के दिखाऊंगा। और इस बार खरगोश अपनी गलतियों से सीखता है और बिना रुके बिना थके एकदम तेज़ी से आगे बढ़ता है और रेस जीत जाता है। कछुआ आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा होता है और खरगोश पूरे रास्ते पूरा रेस ख़त्म कर चुका होता है। कछुआ और खरगोश फिर से रेस लगाते हैं, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। सोच लें आप क्या होगा। तो इससे मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी में अपने गलतियों से सीखना चाहिए। अब कछुए ने बोला कि देख भाई खरगोश, तेरी तरह तेज टांगे तो नहीं है, पर एक काम करते हैं, एक रेस लगाते हैं लेकिन टोटली अलग रेस ट्रैक में। एक ऐसा ट्रैक जो ना तुझे पता हो ना मुझे पता हो। देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ पे तेरी फुर्ती कोई काम नहीं आएगी और ना ही मेरा अनुभव। तो ये डिसाइड करते हैं और कछुआ और खरगोश फिर से रेस लगाते हैं। इस बार खरगोश फिर से तेजी से आगे निकलता है। आगे जाते जाते एक नदी आती है जिसको खरगोश पार नहीं कर पाता। वो बस नदी के बगल में बैठ के सोचने लगता है कि कैसे पार करूँ इस नदी को। तो होता ऐसा है कि कछुआ वहाँ पहुँचता है और कहता है
देख भाई खरगोश, तू एक काम कर, मेरी पीठ पे बैठ जा, नदी पार कर ले। तो कछुआ तो खरगोश मान जाता है और बोलता है ठीक है भाई। वैसे ये देखे, मुझे ये ब्लू शीप दिखा, माउंटेन रैम कहते हैं इसे। मैंने ऊपर आते हुए एक बकरे को गाली दी थी। मुझे लगा कि ये वाला बकरा मेरे से बदला लेने आया है, बट ये भाई तो बस घास खाने में बिजी था। बकरे बदले की भावना नहीं रखते। अच्छी बात है, मेरी किस्मत अच्छी, मैं बच गया। ये मेरे पे कूदता तो मेरी गर्दन तो टूटती ही। रात को शेर भालू आके मुझे खा जाते इधर। टूटे हुए को और क्या तोड़ूं, ये बकरा भी यही सोच के निकल लिया। पर यहाँ पे नज़ारे देखे, सामने नामचे गांव मुझे दिख रहा था और नीचे दूध कोसी नदी बहती हुई। ये नज़ारा ऐसा नहीं लग रहा कि कोई किताब से निकाला गया है, किसी कवि ने अपनी कविताओं में लिखा है। ये फिर से लाली गुरास, जो नेपाल का नेशनल फ्लावर है। तो हाँ, अपने कछुए और खरगोश की स्टोरी पे वापस आते हैं। तो खरगोश कछुए की पीठ पे बैठ के नदी पार किया। फिर खरगोश ने भी सोचा कि शायद आगे भी नदियाँ होंगी, क्यों ना हम साथ ही चले, छोड़ो ये रेस। तो कछुए ने भी यही बोला, हाँ सही है, जब हम लोग साथ चलेंगे तो बहुत सारी अड़चनें अलग अलग अकेले अकेले ना फेस करके हम लोग साथ में पार कर सकते हैं। तो बस ये तीसरी सीख थी कि तेज़ चलना है तो अकेले चलो, बट कहीं ना कहीं अटक जाओगे। पर लंबे जाना है तो सबको साथ लेके चलो। तो बस ऐसी कहानियाँ याद करते हुए, ऐसी सोच दिमाग में लेते हुए बस मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। मुझे घर की याद आ रही थी। मुझे 9 दिन हो गए थे बिना नहाए हुए। दिन में इतनी गर्मी में पसीना पसीना हो जाता था, पर शाम आते ही ऐसी रूह कपाने वाली ठंड कि ना तो मेरे को नहाने का मन करता था, ना तो हिलने का। सच बताओ तो मैंने 2 दिन से ब्रश भी नहीं किया था। बस मुझे पहुंचना था काठमांडू। काठमांडू में मैंने बढ़िया होटल बुक कर रखा था और उस होटल में मैं बढ़िया 3 दिन खाता पीता नहाता मज़े करता और फिर पार्टी करता। बस इसी की उम्मीद में, इसी मोटिवेशन में मैं आगे चले जा रहा था। बस किस्मत अच्छी थी कि ढलान ज़्यादातर इधर नीची थी, तो निचली ढलान में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती चलनी। पर 9 दिन ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड में गुजारना ये भी आसान नहीं। बस इन्हीं भेड़ बकरियों को देखते हुए, अपने नेचर को देखते हुए मैं आगे चल रहा था। पिछले 9 दिन क्या गुजरे थे, पिछले 9 दिन ऐसे नज़ारे देखा जो सिर्फ मैं आज तक सपनों में देख रहा था। ऐसे जगहों से गुजरा जहां दुनिया की 1% आबादी भी नहीं आती। ऐसे लोगों से मिला जिनमें एक अलग जुनून था, जिनमें एक अलग गर्मजोशी थी। अपने अंदर की खामियां देखा, अपने अंदर की शक्ति भी देखी। सुनसान जगह में खोया, दिल की धड़कन तेज होते हुए देखा, परछाइयां देखी। क्या गुजरे थे पिछले 9 दिन। बस इस 9 दिनों को याद करते हुए मैं चला अपने घर। तो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। आगे भी कई जर्नीज़ पे जाएंगे हम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये पूरा सीरीज़। बाकी के 2 एपिसोड्स भी देखिएगा। और जाते जाते यादगार की तरह कुछ आवाज़ें ले जाना चाहता हूँ मैं अपने साथ।
ये बहती हुई नदी, इसकी आवाज़ मीलों तक गूंजती हुई। कहते हैं ना, बहते पानी का आवाज़ मन को शांत करता है। ये तेरा रनवे, दुनिया में कहीं और नहीं होगा ऐसा रनवे। दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे रोमांचक और सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट। ये दानव, सबसे बड़ा शोर करता हुआ दानव, इसकी शोर से हर कोई डरता है। और बस मैं एवरेस्ट को अलविदा करते हुए चला। मिलते हैं दोस्तों।